संसाधन नहीं हो तो आप बगैर संसाधन के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ताकत, आपकी मजबूती अगर वही आपका साथ नहीं देगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हौसले को मजबूत रखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, तो कोई दूसरा क्लासेस आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अभी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहले उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा हो जाना चाहिए आज, है ना। आज हमारा क्लास नंबर 2 है। मैं बता दूं आपको कि पिछला जो टॉपिक था वो थोड़ा सा छूटा हुआ है, कोई रिलेशन नहीं है इसका इस टॉपिक से, और वो वाला टॉपिक हम जो फर्स्ट डाउट सेशन होगा उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, नो वरीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का हम किस प्रकार से ग्राफ से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ और भी बहुत सारी चीजें हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। चलो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, फिर उसके बाद डेटा को हम क्यों, किस किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये पूरा कंसेप्ट है। कुछ देखेंगे हम ग्राफ्स, डायग्राम्स, मैप के, कि हम कैसे सूटेबल सिलेक्शंस करते हैं, क्यों हमें यही मैप चूज करना है, क्यों हमें यही ग्राफ बनाना है, ये इसका सिलेक्शन। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। ठीक है, 1 डायमेंशनल डायग्राम क्या है, 2, 3, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम में पूछा गया है ये सब टॉपिक। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर कुछ ज्यादातर केसेस में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लाइन, बार, पाई, फ्लो, इनको समझें। लाइन ग्राफ कितने टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप के लाइन ग्राफ होते हैं। पॉलीग्राफ क्या होता है ना, पॉलीग्राफ से हम क्या इस्तेमाल करते हैं। बार डायग्राम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, लाइन एंड बार ग्राफ, ये फिर मल्टीपल बार डायग्राम, फिर कंपाउंड बार डायग्राम। ठीक है, देन पाई डायग्राम के ऊपर आएंगे, वृत्तारेख, इसका इस्तेमाल कब होता है, किस, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, यही पूछेगा कि पाई डायग्राम का इस्तेमाल यूज हम किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाने के लिए करते हैं, ये यूज ऑफ पाई डायग्राम। ठीक है, देन हिस्टोग्राम को देखेंगे हम, हिस्टोग्राम क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन ऑगिव ग्राफ को देखेंगे हम, ये तो बहुत पूछता है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को दिखाने के लिए ऑगिव ग्राफ का इस्तेमाल होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका लेस देन और दूसरा होता है ग्रेटर देन। फिर कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी, ये सब जो आते हैं एग्जाम में वो ठीक है, मैं बोल देता हूँ, हो जाता है बड़ा। ठीक है, हाँ बात करेंगे हर्षिता, बात करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लो। देखो ये है डेटा, यानी कि आंकड़े। आंकड़े मतलब इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसी को हम आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी ग्राफ हो गया या डायग्राम हो गया या कोई मानचित्र, मैप,
अगर हमें उसकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना है, कैपेबिलिटीज मतलब कि वो मीनिंगफुल हो और बेहतर इंफॉर्मेशन देता हो। जैसे आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे कि एक चित्र या पिक्चर या मानचित्र 1000 शब्द के बराबर होता है। अगर आप 1000 शब्द लिख रहे हैं और आप एक चित्र बनाते हैं, मानचित्र या ग्राफ कुछ भी बनाते हैं, that will be equivalent to 1000 words। इसलिए उनको बहुत मीनिंगफुल चीजें उसकी एंड दैट्स व्हाई हम कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही सही और सटीक तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हम ग्राफिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो चूंकि हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, हर आंकड़ा कुछ न कुछ कहता है। आंकड़ों को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, समझने में तकलीफ हो सकती है। इसीलिए उनको और सिंप्लीफाइड करने के लिए, उनको और एग्जाम्प्लीफाइड करने के लिए हम ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ स्क्वायर, लेकिन मैंने स्क्वायर को बना दिया, सॉरी मैंने स्क्वायर को बना दिया। मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगल और मैंने उससे ड्रॉ कर दिया, तो आपके लिए समझना बड़ा आसान है, राइट। इसीलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड मीनिंगफुल। अब देखिए, इसमें हम किसी भी तरीके के आंकड़ों को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पॉपुलेशन के डेटा पढ़ते हैं ना, मैं अगर ये कहूँ कि इंडिया का लिटरेसी रेट दिखाना है, आप इंडिया के टॉप 10 जो स्टेट्स हैं उनका कंपैरिजन कर लीजिए कि टॉप 10 स्टेट में कौन कितना हाईएस्ट है और जो उसके नीचे वाले हैं। और अगर आपने कुछ ऐसा ग्राफ तैयार कर लिया, ऐसा पिक्चर तैयार कर लिया, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जो ड्रॉ किया उसी से चीजें सिंप्लीफाइड हो जाती, आसान रहता है समझ। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ या पिक्चर्स या इस तरीके के डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं। हम दिखा सकते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हम दिखा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को दिखा सकते हैं, हम सेक्स रेशियो को दिखा सकते हैं, एज सेक्स कॉम्पोजिशन को दिखा सकते हैं, है ना, आयु और लिंग जो है उनके बीच में, जैसे हम पिरामिड कहते हैं, वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं, लाइक जैसे कोई आर्थिक क्रियाकलाप, कौन कौन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं उसको, है ना। इस तरीके की चीजों को हम इससे बहुत ही इजीली इफेक्टिवली दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अ पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो यही कारण है कि ज्योग्राफी में, भूगोल में इसका इस्तेमाल खूब होता है। अब कुछ रूल्स भी हैं भाई, अगर आपको ग्राफ, डायग्राम, मैप ड्रॉ करना है तो कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहले पहला रूल क्या है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, उसका सिलेक्शन बड़ा जरूरी चीज है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हम पाई डायग्राम बनाएंगे, हम पाई डायग्राम बनाएंगे, तो पाई डायग्राम किसके लिए आप बनाओ, किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाने के लिए। आप यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी तो दिखा नहीं सकते, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप नहीं दिखा सकते, तो आप क्या दिखाओगे इससे। आप बहुत करेंगे तो आप इसमें जो डिफरेंट कंट्री हैं उनके लिटरेसी रेट को दिखा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, राइट। आप बहुत करेंगे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनको दिखा सकते हैं, रिलेटिव स्टडी करने के लिए। आप बहुत करेंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को दिखा सकते हैं। ऐसे आपको फर्स्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कई सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, कम्युनिटीज अब इन सब को दिखाने के लिए हमें जरूरत है एक एप्रोप्रिएट ग्राफिकल मेथड। फॉर एग्जांपल, डेटा रिलेटेड टू टेम्परेचर और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन डिफरेंट पीरियड इन टाइम एंड फॉर डिफरेंट कंट्रीज स्टेट। अब इसको आप कैसे अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लाइन ग्राफ।
आप लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, जो भी इसे स्टडी करेगा वो देखा अच्छा नीचे ईयर लिखा हुआ है, इधर ग्रोथ रेट लिखा हुआ है, इसका है ये पॉपुलेशन। ओके, तो ग्रोथ रेट मतलब अगर ये लाइन नीचे आया तो नेगेटिव हो गया, ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव हो रहा है, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ तो मतलब ग्रोथ रेट कमी है, फिर ऊपर की तरफ कर्व है मतलब ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। सिंपल, अगर पढ़ा लिखा बंदा होगा समझ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बार डायग्राम का इस्तेमाल हम करते हैं जो रेनफॉल को दिखा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि लाइन ग्राफ का इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं, बार डायग्राम का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं। ठीक है, और द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज, कोई भी उत्पादन, फसल का उत्पादन हो गया, दिखाना है कि कौन कौन सी फसल जो है कितनी कितनी प्रोडक्शन की जाती है। मिनरल का प्रोडक्शन हो गया वो आप दिखा सकते हैं। लाइक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरीके का आप इसको दिखा सकते हैं, कोई भी डॉट मैप के थ्रू दिखा सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पोरोप्लेथ मैप के थ्रू दिखा सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आप डिफरेंट ग्राफ्स का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम डायग्राम की बात कर लें, ठीक है, डायग्राम्स की अगर हम बात कर लें तो देखिए डायग्राम्स का अपना एरिया, अपना स्पेस होता है। ठीक है, जैसे उनकी लेंथ होगी, उनकी विड्थ होगी, उनकी वॉल्यूम होगा। लेंथ यानी कि उनकी लंबाई होगी, विड्थ यानी कि उनकी चौड़ाई होगी, वॉल्यूम यानी उनका एक द्रव्यमान होगा। द डायग्राम कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप, ब्रॉडली 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है 1 डायमेंशनल, दूसरा है 2 डायमेंशनल, तीसरा है 3 डायमेंशनल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। 1 डायमेंशनल डायग्राम क्या होते हैं, जैसे अगर हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पॉलीग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बार डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल हम डिफरेंट टाइप के एज, सेक्स या पिरामिड वगैरह को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वही 2 डायमेंशनल डायग्राम क्या हो जाते हैं, पाई डायग्राम हो जाता है ना। पाई डायग्राम, इसकी एक लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है। वही रेक्टेंगुलर डायग्राम्स भी हो जाते हैं, उनके भी एक लेंथ और एक विड्थ होती है। नाउ द थर्ड इज 3 डायमेंशनल, नाम से ही स्पष्ट 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब कि सिर्फ या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी, बस 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। 3 डायमेंशन में तीनों चीजें होंगी, लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, जैसे क्यूब वगैरह को हम कह सकते हैं 3 डायमेंशन, स्फेरिकल डायग्राम को हम 3 डायमेंशन कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब मतलब जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से दिखाने के लिए, ठीक है, बड़ा साइज हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा। देख लीजिए 1 डायमेंशनल डायग्राम, ओनली लेंथ ऑफ द बार इज इंपॉर्टेंट and comparison of bar are done on the basis of their length only. तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करोगे तो केवल लेंथ से ही किया जाता है, जैसे लाइन ग्राफ, पॉलीग्राफ, बार डायग्राम, जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा हो जाएगा 2 डायमेंशनल में लेंथ और विड्थ दोनों होती है, तो 2 डायमेंशनल डायग्राम जो होते हैं इसमें न्यूमेरिकल फिगर जो होंगे बेसिकली बाय द एरिया ऑफ द बार के थ्रू इनको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे पाई डायग्राम अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एरिया भी मिल जाएगा एंड रेक्टेंगुलर डायग्राम। So 2-dimensional diagram are also known as area diagram. इनको क्षेत्र डायग्राम के नाम से भी हम कह सकते हैं। इनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे रेक्टेंगल्स, जैसे स्क्वायर, जैसे सर्कल्स। ये जो है क्या है, 2-डायमेंशनल डायग्राम इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशनल देख लीजिए, इसमें आपको विजुअली विजुअलाइज आप कर सकते हो। जैसे मान लो ये मेरे चश्मे का केस है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब जैसे आप इसको देख रहे हैं, आपको 3D लुक देगा। विजुअलाइज का मतलब क्या हो गया, आपको 3D लुक देगा। 3D लुक का मतलब यही होता है कि जिसमें आपको विड्थ भी दिखे, है ना, लेंथ
इसका एक हाइट भी आपको दिखे। जैसे इसकी एक विड्थ आपको दिख रही होगी, इसकी ऊंचाई भी दिख रही होगी, इसका लेंथ भी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3D पिक्चर्स होते हैं या डायग्राम्स होते हैं वो आपको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, है ना, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं उसमें। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में इस्तेमाल करते हैं स्टीरियोस्कोप का, रिमोट सेंसिंग में पिक्चर्स को रीड आउट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? तो 3 डायमेंशनल जैसे कॉलम भी होते हैं, बार लाइन भी होते हैं, इनको बनाया जाता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल पाई चार्ट हैव अ 3 डायमेंशनल विजुअल इफेक्ट सच एज क्यूब एंड स्फेरिकल डायग्राम्स। ये जो ऑप्शंस, जो एग्जांपल्स है ना, उन्हें आप नोट करते चलिएगा अपने नोटबुक में अगर आप कर रहे हो। चलिए अब समझते हैं कुछ कॉमन डायग्राम्स के बारे में। 4 है। इनका क्या होगा कि बेसिकली इनके सब डिविजन्स भी होंगे, इनके सब डिविजन्स भी होंगे। गाइस ऑडियो क्लियर है? यहाँ तक आपने ऑप्शंस ये जो थे इनको नोट कर लिए है ना? ये नोट कर लिए है ना, क्योंकि यही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइन बार और पाई फ्लो को हम किस तरीके से देखते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन ग्राफ। नाम ही क्लियर है, लाइन ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जो सिंपल लीनियर वे में होता है। The line graph are usually drawn to represent the time series data. टाइम सीरीज डेटा मतलब जो क्रोनोलॉजिकल किसी भी तरीके के ईयर्स पे बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को देखें फ्रॉम 1950 टू 2020 तक, ये टाइम सीरीज डेटा हो गया, ठीक है। जैसे हम देखें कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना बढ़ा है लास्ट 2-3 डिकेड्स में, टाइम सीरीज डेटा हो गया। रिलेटेड टू टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट्स, एनी ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी। जैसे मैं अपने क्लास की ही बात करूं तो मैं जब से लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे 2018 से, तो 2019, 2020, 2021, 2022 कितने साल होते हैं? 5 साल होते हैं। इन 5 सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी बढ़ी है, ये भी टाइम सीरीज डेटा हो गया। मैं इसे दिखा सकता हूं, आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। So a line graph is a type of chart used to show information that changed over time, जो समय के साथ क्या होता है? बदलता है। We plot line graph using several points connected by straight lines. कई सारे points। आप लोगों ने ग्राफ यूज किया होगा ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, स्कूल्स में यूज किया होगा ग्राफ, है ना? A4 साइज के ग्राफ आते थे ऐसे बने हुए। हम क्या करते थे? पॉइंट्स के थ्रू मार्क करते थे कोई डेटा सीरीज को, यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ पॉइंट लगा लिया, फिर इनको हम क्या करते थे? ऐसे मैच करते हुए चलते थे, करते थे ना? सेम वही चीज यहाँ पर भी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? लाइन चार्ट कहते हैं। लाइन चार्ट में आपको 2 एक्सेस मिलेंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है उसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं, नीचे वाली जो वर्टिकल कॉलम वाली होती है उसको वाई एक्सेस कहते हैं। लाइकवाइज ये y हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। इसी में देखिए एक और होता है पॉलीग्राफ। लाइन ग्राफ के डिविजन्स को हम समझे तो पॉलीग्राफ आता है। पॉलीग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, ये भी लाइन ग्राफ ही है, विच
has two or more than two variable are shown by an equal number of lines. जैसे देखिए लाइन ग्राफ में क्या होगा, हम सिंगल एक डेटा को दिखाएंगे, जैसे प्रोडक्शन दिखाना है, रेनफॉल दिखाना है, एक इंफॉर्मेशन। लेकिन पॉली पॉली का मतलब ही हो गया कि मोर देन टू, है ना, दो या दो से अधिक। पॉली का मतलब ये होता है बहु, हिंदी में बहु कहते हैं, प्लूरल, दो या दो से अधिक। तो इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, हम एक साथ डिफरेंट डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्शन अगर आपको राइस का दिखाना है, व्हीट का दिखाना है, पल्सेस का दिखाना है, बर्थ का, डेथ का, एक साथ अगर दिखाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पॉलीग्राफ है, ठीक है। इस पॉलीग्राफ में देखिए ये यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली स्टेट भी है, हरियाणा उत्तर प्रदेश भी है। अब यहाँ पर 61, 71, 81, 91, 2001 का कोई इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कि इनका सेक्स रेशियो है ना, हम दिखाने की कोशिश करें इनका सेक्स रेशियो। तो कई सारे स्टेट का है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अलग अलग लाइन दिखा रहे हैं, ठीक है। बात सुन में है ना, ये दिल्ली का हो गया, ये हरियाणा का हो गया, ये उत्तर प्रदेश का हो गया। जबकि इसमें क्या था, इसमें एक सिंपल लीनियर वे में इंफॉर्मेशन थी, ग्रोथ रेट इन परसेंटेज था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर। तो पॉलीग्राफ में हम क्या करते हैं, सिंपल समझ लीजिए, लाइन ग्राफ में हम सिंपल एक आंकड़े को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल इंफॉर्मेशन। लेकिन पॉलीग्राफ में, पॉलीग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, इज अ टाइप ऑफ लाइन ग्राफ, बट इसमें हम मल्टीपल डेटा को एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन विजुअलाइज। बस उनमें आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, है ना। लाइन के बाद अब बढ़ते हैं आगे बार डायग्राम के ऊपर, देख लीजिए। पॉइंट 1 में आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट का, देखिए पॉइंट का ना तो लेंथ है, ना तो विड्थ है, ना ही हाइट है, तो मुझे लगता है 1 में आना चाहिए। क्योंकि हम पॉइंट्स लगा करके ही पॉइंट्स पॉइंट्स को कनेक्ट करके लीनियर ग्राफ को बनाते हैं, लाइन ग्राफ को बनाते हैं। सो आई थिंक पॉइंट पॉइंट जो है वो लाइन 1 डायमेंशनल होना चाहिए। आई थिंक ये कहीं पढ़ाया है मैंने, कहीं तो पढ़ाया है कुछ। ठीक है, बार बार के ऊपर आते हैं, बार डायग्राम के ऊपर आते हैं। देखिए बार डायग्राम को बेसिकली हम कॉलम, है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ इक्वल विड्थ के थ्रू दिखाते हैं। कॉलम, कॉलम किसे कहते हैं, इसे देखिए कॉलम है, स्तंभ कह लीजिए हिंदी में, है ना, स्तंभ। इक्वल विड्थ के मतलब एक ही चौड़ाई के स्तंभ से इसको हम दिखाते हैं। कोई भी आंकड़ा अगर आपको दिखाना है तो आप जो इसका विड्थ होगा, जो इसकी चौड़ाई होगी, सेम होगी, वेरी नहीं करेगी। इस बात का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए। इस बार आया था एग्जाम में क्वेश्चन, पता नहीं तो देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो उसका जब हम करेंगे ना, बता दूंगा। इसको हम कॉलमनर डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं कि width of all the bars or columns should be similar। width मतलब ये चौड़ाई, मतलब इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, width क्या है, सबका सेम है, नो डिफरेंसेस, कोई अंतर नहीं, सेम है। अगर हम डिफरेंस कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो आंकड़े गलत तरीके से दिखाए जाएंगे। दूसरा है ऑल बार्स शुड बी प्लेस्ड ऑन इक्वल इंटरवल्स, डिस्टेंस अंतराल के ऊपर। जैसे इनके बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। याद करिए 11th 12th में हम लोग खूब बनाते थे ऐसा मैथमेटिक्स में, है ना, 9th 10th में खूब ऐसे बार का इस्तेमाल किया गया है। और स्कूल्स में तो पूरी एक कॉपी होती थी ऐसे, इस तरीके की, क्या होता था, बीज गणित था कि क्या था, अलजेब्रा था या कुछ
शायद जियोमेट्री थी ऐसे कुछ, है ना। तो ये जो गैप्स है ना, दैट शुड बी सिमिलर, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। द थर्ड वन इज बार मे बी शेडेड विथ कलर्स और पैटर्न टू मेक देम डिस्टिंक्ट एंड अट्रैक्टिव। आपके ऊपर है, आप चाहे तो उनको सिंपल एक कलर से शेड कर सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप एक वेरिएशंस दिखा सकें। जैसे मान लीजिए ये मंथ्स हैं और इन मंथ्स में होने वाले रेनफॉल इन सेंटीमीटर है, इधर मंथ्स हो गए, इधर रेनफॉल हो गए। अब हमें इसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, है ना, हमने वैल्यू डिसाइड कर दी। जैसे यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू क्या है 2.3, और कोई मिनिमम है क्या, नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 35.6। तो हमने क्या किया, हमने 0 से स्टार्ट किया और 40 तक की वैल्यू हमने यहाँ पे मार्क कर ली। अब हम एक, है ना, इनके इक्वल डिस्टेंस को मार्क करते हुए उतने एरिया को प्लॉट करते चले जाएंगे। बन गया आपका बार डायग्राम। अब देखिए ये सिंपल बार डायग्राम है। टाइप में अगर हम आए तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स था। तो ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखा जाए। A simple bar diagram is constructed for an immediate comparison। तब तत्काल में अगर आपको दिखाना है, त्वरित तुलना करनी है तो it is advisable to arrange the given data set in ascending or descending। ये जो डेटा सेट है आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लीजिए, फिर प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, टाइम सीरीज डेटा आर रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसिंग ऑफ द टाइम पीरियड। अब टाइम सीरीज में कुछ नहीं कर सकते, जैसे 90, 50, 60, 70, 80 उसमें कुछ नहीं कर सकते, दैट शुड बी प्लॉटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइन एंड बार दोनों एक साथ हम बनाते हैं, जब कुछ ऐसा पिक्चर बनता है। लाइन एंड बार ग्राफ आर ड्रॉन सेपरेटली, may also be combined to depict the data related to some of the closely associated characteristics। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिनमें संबंध काफी आंतरिक होता है, बहुत ही सिमिलर टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइमेटिक डेटा अगर हमें दिखाना है, मौसम संबंधी आंकड़ों को, तो मीन मंथली टेम्परेचर और रेनफॉल में बहुत सिमिलरिटी है। ठीक है, जैसा मंथली टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली रेनफॉल देखने। हायर द टेम्परेचर might be higher the rainfall, lower the temperature it may be possible lower the rainfall। ठीक है, तो जैसा आंकड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें लाइन एंड बार ग्राफ में कंबाइंड दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये मंथ्स है और ये टेम्परेचर है और ये रेनफॉल है। जनवरी मंथ में टेम्परेचर 14.4 डिग्री है और रेनफॉल 2.5 डिग्री, सॉरी रेनफॉल 2.5 सेंटीमीटर है, बहुत कम बारिश। वहीं आप अगर देखिए तो 19.3 सेंटीमीटर रेनफॉल है कौन से महीने में, जुलाई। अब आप देखो वेरिएशंस कितने खूबसूरती से दिखा सकते हैं। ये है आपका जुलाई का महीना, जहां पर ये आपके मंथ्स हो गए, और ये क्या दिखा रहा है ये आपका बेसिकली जुलाई का महीना हो गया, और ये समझ लीजिए कि ये हो गया आपका रेनफॉल हो गया। ठीक है, और ये आपका टेम्परेचर हो गया। तो रेनफॉल दिखा रहा है कि 19.3 सेंटीमीटर, और ये दिखा रहा है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए जुलाई में जो टेम्परेचर वो 30.0 है ना, अगस्त में लगभग 29.4 है, जून में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। तो बहुत ही खूबसूरती से आप समझ सकते हो, और जून में रेनफॉल कम है। ठीक है, तो कई बार हम लाइन और बार ग्राफ दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं रेनफॉल में टेम्परेचर दिखाने के। ठीक, आपसे क्या पूछेगा कि लाइन एंड बार ग्राफ का इस्तेमाल या मीन मंथली टेम्परेचर और रेनफॉल को एक साथ अगर दिखाना है तो कौन से डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शंस रहेंगे उसमें चूज कर लीजिएगा। ठीक है, देन चलते हैं हम मल्टीपल बार डायग्राम पे। इज एवरीथिंग ओके? ऑडियो वीडियो सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
रुकिए मैं करवा दूंगा क्वेश्चन सॉल्व, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप लोग ना जो काम मैं क्लास में करवाता हूँ पहले उस पर फोकस कर लिया करिए। ठीक है, मैं आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, आपकी लर्निंग कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, कहीं ज़्यादा कंटेंट है, कहीं ज़्यादा एमसीक्यूज है, आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है वो सब। जितना मैं पढ़ा दूंगा यहाँ ज्योग्राफी उतना आप कहीं पढ़ नहीं पाएंगे। तो हैव पेशेंस एंड वेट एंड वॉच। Okay, the third one is multiple bar diagram. अब देखिए मल्टीपल नाम से स्पष्ट है, कई सारे। Multiple bar diagram are constructed to represent two or more than two variables for the purpose of comparison. तुलना करना होता है तभी हम ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ पर किया ना तुलना हमने, यहाँ पर पता चल रहा है ना कि टेम्परेचर कम है तो रेनफॉल कम है। हालांकि टेम्परेचर ज्यादा है तो रेनफॉल ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एक कंपैरिजन है भाई, हम देख करके समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी है कि अब जैसे आपको मान लीजिए लिटरेसी रेट को दिखाना है, ये क्या है लिटरेसी रेट है, टोटल हो गया पॉपुलेशन का, ये मेल का हो गया, फीमेल का हो गया, पर्टिकुलर ईयर यहाँ पर मेंशन। तो हमने क्या किया, पर्संस को यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ये टोटल पर्संस हो गए और ये मेल हो गए, ये फीमेल्स हो गए। अब आप ग्राफ को देखिए, आपको इसको देखने के बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ने की। 1951 में महिलाएं कम शिक्षित थी पुरुषों के मुकाबले, दिख रहा है। वहीं 2001 में स्टिल कंडीशंस वही हैं, बट टोटल में इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे टोटल आप देखो 55% के अप्रोक्सीमेटली महिलाएं शिक्षित हो चुकी, वहीं यहाँ पर 10% भी नहीं थी। तो कैसे ग्राफ महिलाओं का देखो कैसे बढ़ा है, पुरुषों का भी, मतलब टोटल का भी बढ़ा है और पुरुषों का भी बढ़ा है, सबका इंक्रीज हुआ। सो फॉर कंपैरिजन, तुलना करने के लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स को दिखाना है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन को दिखाना है, शेयर ऑफ कैनाल ट्यूब वेल इरिगेशन के लिए वेल्स है ना, टोटल इरिगेटेड एरिया में डिफरेंट स्टेट्स का, ये सब भी दिखाना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कंपाउंड बार डायग्राम। कंपाउंड मतलब संयुक्त। ऐसा बार डायग्राम में बार ऐसा होता है, स्तंभ ऐसा होता है, हम सेपरेट स्तंभ नहीं बनाते, स्तंभ के ऊपर स्तंभ प्लॉट कर देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है चीजों को दर्शाने के लिए। ठीक है, so when different components are grouped in one set of variable, जब एक ही चर में आपको सारे इंफॉर्मेशंस को दिखाना हो और different variable of one component are put together, their representation is made by a compound bar diagram. For example, जैसे ईयर है 1 से लेकर के 4 तक, ये है एनर्जी का प्रोडक्शन, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, टोटल हो गया। अब अगर हमें इनको दिखाना है तो हमने क्या किया, 2001 से 2002 में जो थर्मल प्रोडक्शन है, जो हाइड्रो प्रोडक्शन है, जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन है, उनको हमने एक साथ दिखा दिया। मान लीजिए कोई वैल्यू है, ये बिलियन किलो वॉट है ना, उसमें लिखा हुआ है। तो थर्मल का ज्यादा है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, हाइड्रो का उससे कम है और न्यूक्लियर का इसमें सबसे कम देखने को मिलता है। तो हम इससे भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हमारे ऊपर है।
हमारे ऊपर है, हम चाहे तो इन दोनों को जो इसके सर के ऊपर बैठे हुए हैं, हम एक को इधर दिखा दें, एक को इधर दिखा दें, ये भी पॉसिबल। बट दिस सिम्स अगर हमें एनर्जी का या एक ऐसा कॉलम दिखाना है जो स्पष्ट तौर पर ये बता दे कि भाई है ना, एक का प्रोडक्शन बहुत कम है, दूसरे का उससे थोड़ा ज्यादा, और बाकी का उससे सबसे ज्यादा देखिए। तो इस तरीके के मेथड में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल बार में डिफरेंट डिफरेंट जो ये रेक्टेंगल्स हैं या जो ये बार है वैल्यूज है वो हम दिखा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पाई डायग्राम। पाई डायग्राम को देख लीजिए, वृत्त आरेख नंबर 3। पाई डायग्राम इज अनदर ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक अलग प्रकार का है। इट इज ड्रॉन टू डिपिक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ गिवन एट्रीब्यूट यूजिंग अ सर्कल। हम एक वृत्त का इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। वृत्त का इस्तेमाल करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं सर्कल को, जितने भी हमें सेक्शंस की जरूरत पड़ती है, हम इस पूरे डायग्राम को सर्कल्स को डिवाइड कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स हम डिवाइडेड सर्कल डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये कुछ कंट्री है और ये उनके परसेंटेज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ये इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दो इंडिया इनको एक्सपोर्ट कर रहा है, कैसे भी देख लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर, अब मुझे इसे दिखाना हो, मैं अगर इसमें दिखाऊंगा तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, मैं एक्सपोर्ट को दिखा रहा हूँ और कंट्री नीचे लिख रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। बट यहाँ पर बहुत ही क्लियर रहेगा, हमने क्या किया, परसेंटेज को लिख दिया और कंट्री का नाम लिख दिया, बहुत ही क्लियर हो गया, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लियर रेशियो का पता चल जाता है, आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं अक्सर करके ऐसे ही ग्राफ का इस्तेमाल करता हूँ अपने क्लासेस में आप लोगों को डेटा वगैरह समझाने के लिए, ठीक है। मोस्टली मैं ऐसा ही इस्तेमाल करता हूँ। अब देखिए इनका इस्तेमाल कहाँ पर है, यूज कहाँ पर है। जो पाई चार्ट या पाई डायग्राम है, ये विजुअली बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसमें छोटे से लेकर के बड़े हर तरीके के आंकड़े को दिखा सकते हैं। पाई चार्ट यूजफुल होते हैं अगर नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा है, उनको भी दिखाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉमिनल डेटा को बेसिकली हम इसमें या तो हम डिस्क्रिप्टिव वे में दिखा लें या फिर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के थ्रू दिखा लें। जैसे कोई कंट्री है, उसके बर्थ को, है ना, या जैसे उस कंट्री का बर्थ का हम दिखा सकते हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम फ्रेम रहे उसमें। ऑर्डिनल में हम दिखा सकते हैं, डिफरेंट रैंक के थ्रू दिखा सकते हैं। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पाई चार्ट यूज इज, हम बेसिकली इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज में या प्रोपोर्शनल डेटा के रिप्रेजेंटेशन। मतलब मैं कहूं कि 99.99% हम इसका इस्तेमाल इसी पर्पस के लिए करते हैं। फॉर द रेस्ट कैटेगरीज वी हैव अदर लाइक बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, लाइन बार, ना, ये सब है हमारे पास। बट अगर हमें प्रोपोर्शन दिखाना है, परसेंटेज दिखाना है, सो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये यूजफुल है किस तरीके के आंकड़ों को दिखाने के लिए, तो देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है पाई चार्ट से, कि अगर कृषि के उत्पादन आपको दिखाने हैं, कृषिगत उत्पादन आपको दिखाने हैं, तो आप किस प्रकार के ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, which type of graphical representation one can use to represent the agricultural production, ठीक है। ये वन हो गया। दूसरा, मिनरल प्रोडक्शन दिखाना हो तो हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी में मिनरल्स को पढ़ते हैं तो मैं यही दिखाता हूँ आपको। मैं दिखाता हूँ कैसे उड़ीसा जो है नंबर 1 है आयरन में, ठीक है। कोयले में झारखंड नंबर 1 है, नंबर 2 छत्तीसगढ़ है, दिखाता हूँ। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। पाई डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपके कुछ डायग्राम जो सिंपल थे, ठीक है। और इसके बाद बचता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देख लीजिए, इसमें हम
हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ऑगिव ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में आपके फ्लो मैप्स भी आ जाते हैं। जो फ्लो मैप हम लोगों को बेसिकली पढ़ना था, ये फ्लो मैप है ना, ये है फ्लो मैप, जिसमें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज और पॉपुलेशन और एनीथिंग एक जगह से दूसरी जगह कितने वॉल्यूम में होता है और किस डायरेक्शन में होता है, इसको हम फ्लो मैप के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, खैर कोई रिलेशन नहीं है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देख लीजिए। हिस्टोग्राम बेसिकली एक हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफिकल डिस्प्ले है डेटा का, जिसमें हम बेसिकली बार्स को ही दिखाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि इसमें बार्स के बीच में आपको सेपरेशन नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक बार डायग्राम। देखो, कोई सेपरेशन नहीं मिलेगा बिटवीन टू ब्लॉक, टू बार्स या स्तंभ के बीच में। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम बेसिकली डिस्प्ले करता है शेप एंड स्प्रेड ऑफ कॉन्टिन्यूअस सैंपल डेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अगर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एयरपोर्ट है, वायु पत्तन है, वायु अड्डा है, हवाई अड्डा है। पूरे दिन 24 घंटे में वहां पर कितने नंबर ऑफ जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ करती हैं या अराइव होती हैं, लैंड्स करती हैं, वो नंबर ऑफ उनकी फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा पूरे 24 घंटे में लगातार। इसे हम कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं। बड़ा एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस डेटा वो भी होता है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई टेम्परेचर का हो गया है ना, आपको दिन के समय देखना है कि एक साल में टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, फिर कैसे घट रहा है, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, राइट। तो इसको हम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम का इस्तेमाल ऐसे ही आंकड़ों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं हिस्टोग्राम को। तो ये था आपका हिस्टोग्राम। इसको यहाँ ध्यान रखिएगा, यही पूछा हुआ है कॉन्टिन्यूअस डेटा कि हिस्टोग्राम से हम किस टाइप के आंकड़ों को दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऑगिव ग्राफ को। देखिए, ऑगिव ग्राफ भी एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। संचयी आवृत्ति कह लीजिए, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, संचयी वितरण कह लीजिए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप के जो वैल्यूज होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, हम उनको उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली प्लॉट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्पीड किलोमीटर पर आवर है, जैसे डिफरेंट लोकेशंस पे हम विंड की स्पीड की बात कर लेते हैं कि कितने स्पीड से विंड्स चल रही हैं किसी भी लोकेशन पे। तो हम अगर प्लॉट करते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि किस लोकेशन पे, किस कोऑर्डिनेट पे क्या विंड की स्पीड होती है। तो इसमें देखिए दो तरीके के ऑगिव ग्राफ को माना जाता है। एक होता है आपका लेस देन ऑगिव, जो बेसिकली ऐसे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे एक ही क्लास की फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेस देन ऑगिव को। ग्रेटर देन या मोर देन ऑगिव भी होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी को हम सक्सीडिंग क्लासेस के थ्रू दिखाते हैं, ऐड करते हुए चले जाते हैं और उसके क्लास क्या होते हैं, मतलब उनके वैल्यूज बढ़ते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे समझिएगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है।
तो हम उनको इन्हीं नंबर्स के थ्रू जब प्लॉट करते चले जाएंगे तो लेस देन हो जाएगा। बट अगर हम इनको सब्सिक्वेंटली ऐड करते चले जाएं, लाइक वाइज 2 + 4 6, अब अगला नंबर क्या होगा 6 + 4 10, फ्रीक्वेंसीज क्या है बढ़ती चली जा रही है। 10 + 6 16 ऐड हो गया है ना, 16 + 8 24 ऐड हो गया। तो ये क्या है आपके वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो क्लासेस में इनके ऐड होते चले जाते हैं। तो इसके थ्रू जो है वैल्यूज को हम देखते हैं। तो ऑगियोग्राफ इज नथिंग but it is used for display the cumulative distribution in a graph। cumulative ध्यान रखिए, संचयी संचयी वितरण कह लीजिए या संचयी आवृत्ति वितरण कहते हैं इसे, ठीक है। ये है आपका ऑगियोग्राफ। इसके बाद देखिए छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ पूछ लिए जाते हैं, ट्रैकोग्राफिक मैप वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, प्लानिमेट्रिक मैप है, हिप्सोमेट्रिक मैप है, मॉर्फोलॉजिकल मैप, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ट्रैकोग्राफिक मैप देख लीजिए, a method of using small curve hill shaped lines to indicate the relief of a small map। The height of the curves indicate relative relief, width, average, slope वगैरह को दिखाता है। Tracographic map is very डिफरेंट फ्रॉम द जो आपका हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक मैप होता है उससे। इसमें हम किसी हिल के शेप को दिखाते हैं, हिल के, जबकि हिप्सोमेट्रिक कर्व में हम किसी भी बॉटम लाइन से टॉप लाइन जो हिल्स होते हैं उनके बीच के स्लोप को, रिलीफ को दिखाने की कोशिश करते हैं। बेसिक डिफरेंस, ठीक है। वही प्लानिमेट्रिक मैप क्या होता है, हॉरिजॉन्टली पोजीशंस को दिखाता है अर्थ के सरफेस के। इसमें हम किसी भी तरीके के जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, है ना, इसमें उसके फिजिकल फीचर्स को, नेचुरल कल्चरल फीचर्स को हम देख सकते हैं। हिप्सोमेट्रिक कर्व बेसिकली ये मेजरमेंट एंड एनालिसिस को दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड बेसिन एरिया। एल्टीट्यूड लाइकवाइज कोई माउंटेन है, और बेसिन एरिया जैसे कोई नदी हो गई या कोई वाटर बॉडी हो गया या ओशन हो गया, सी हो गया, वहां से उस रिलेशनशिप को हम दिखाते हैं। एंड मॉर्फोलॉजिकल मैपिंग इज रिलेटेड टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो हम लैंडस्केप्स वगैरह को दिखाते हैं किसी भी तरीके के, उसको मॉर्फोलॉजिकल मैपिंग के अंदर में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक क्लास और एंड हो गया, जिसका नाम था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय पाई डेटा, बार और लाइन ग्राफ। ये हो गया आपका आज का।